नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौंख गांव के पास हेलीपैड पर उतरकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी जन्मभूमि पर नतमस्तक होकर मिट्टी को स्पर्श किया। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव के मेरे जैसे एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। इस राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहे। जिस पृष्ठभूमि में आप हैं वहीं हम भी हैं। आज देश के आप नागरिक हैं, मैं भी आपका जैसा नागरिक हूं। अंतर केवल इतना है, संविधान में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन पृष्ठभूमि आपकी और हमारी बराबर है, अर्थात हम सब बराबर के दर्जे के हैं। लेकिन कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में तैनात सैनिकों के साथ आज राजनाथ सिंह ने मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। इससे पहले उन्होंने 24 से 25 जून को कारावर और कोच्चि में नौसेना के प्लान और प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने शनिवार को पार्टी सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी को एक पशु चिकित्सक पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए घटिया महिला बताया। भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने ट्वीट में लिखा, विगत दिवस सांसद मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की उससे वेटरनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, लेकिन यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी के सांसद हैं। विश्नोई ने मूल ट्वीट में खुद को जबलपुर कॉलेज का पूर्व छात्र बताते हुए केंद्रीय मंत्री के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं इस मामले में विश्नोई पर कार्रवाई का सवाल पूछे जाने पर बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी में आवश्यक चर्चा होगी। नंबर 1, मैं उनको नेता नहीं मानता, पर हमारे पार्टी की दल की सांसद है तो हैं। जो उन्होंने व्यवहार आज की तारीख में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ टेलीफोन पर प्रदर्शित किया है, वो उस तरीके का व्यवहार ना तो किसी पुरुष को ना किसी महिला को शोभा देता है और ना हमारी संस्कृति उस बात की परमिशन देती है। पर उन्होंने वो लज्जाजनक व्यवहार व्यक्ति के साथ में किया और व्यवहार करते करते उन्होंने हमारी उस संस्था को भी गाली दे दी, जिसको मैं मां मानता हूं। मेरे विश्वविद्यालय को नानाजी देशमुख जी के नाम पर बनाया हुआ वो विश्वविद्यालय है, उसको भी उन्होंने गाली दे दी। ये मेरे को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उनके बारे में जो कहा है बहुत कम शब्दों में कहा है, पर जो कहा है वो उचित कहा है। नहीं, अभी तो मैंने अपने विषय आप माध्यम से रख दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से रख दिया। अभी पार्टी में किसी दिल्ली अनलॉक के अगले चरण में सोमवार से बैंक्वेट हॉल और जिम को खोलने को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में शादी के लिए बैंक्वेट हॉल और जिम खोलने को लेकर डीडीएमए ने जानकारी दी। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक दिल्ली में आगामी सोमवार से 50 लोगों के साथ शादी के लिए बैंक्वेट हॉल और जिम खोलने की अनुमति दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया है। डीडीएमए ने दिल्ली अनलॉक 5 के तहत जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की छूट दी गई है। वहीं घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, हमारा सारा स्टाफ इंक्लूडिंग ट्रेनर्स, सेल्स स्टाफ, हाउसकीपिंग फुल वैक्सीनेटेड है एंड प्रिकॉशंस के लिए हम 50% कैपेसिटी पे रन करेंगे अपने जिम्स. वी हैव अ ऐप ऑफ एनी टाइम फिटनेस वर्कआउट ऐप in which we are having a slot based system. Our customers will be booking their slots online through our app. जैसे ही वो लोग जैसे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं तो वो ऐप पे शो हो जाएगा कि आपका ये वाला स्लॉट फुल हो गया है. फिर दे हैव टू बुक द नेक्स्ट स्लॉट. ईच स्लॉट के बीच में हम लोग सैनिटाइजेशन करेंगे. जैसे ही स्लॉट एंड होता है द होल जिम विल बी सैनिटाइज्ड. द मशीन्स विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू 6 फीट रूल. जो भी ट्रेडमिल्स है, जो भी मशीन्स है, वो 6 फीट रूल के अकॉर्डिंग ही प्लेस्ड होगी ताकि बिल्कुल भी कहीं पे गैदरिंग ना हो. एंड वी आर टेकिंग एवरीथिंग केयर ऑफ. सैनिटाइजेशन स्टैंड्स हमारे जिम में प्रॉपर होंगे. सो आई वांट टू थैंक अवर सीएम केजरीवाल जी. दे हैव टेकन सो मच टू थिंक अबाउट जिम्स एंड हेल्थ. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सामूहिक दाह संस्कार के लिए खोला गया बेंगलुरु का सबसे बड़ा शमशान, जिसमें लगभग 2 महीनों में 1708 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, अब गुरुवार को बंद कर दिया गया है क्योंकि हाल ही के हफ्तों में देश भर में कोरोना के मामले कम हो चुके हैं, जिससे इस तरह की अस्थायी व्यवस्था की जरूरत खत्म हो गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार 4 एकड़ की ये अस्थायी साइट 25 अप्रैल को खोली गई थी. 7 मई को यहां एक सामूहिक दाह संस्कार में 84 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था. अप्रैल मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ना शुरू हुए थे, जिससे देश में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही थी. देश में बढ़ती मौतों की संख्या की वजह से शमशान घाट पर वेटिंग मिल रही थी. इसे देखते हुए चन्ननहल्ली ग्राम पंचायत के कुरुबरहल्ली गांव में के कब्रगाह को एक सामूहिक दाह संस्कार साइट में बदल दिया गया था, जहां पहले ही दिन 25 अप्रैल को 16 कोविड पीड़ितों का अंतिम संस्कार किया गया था. शमशान के प्रभारी एक अधिकारी ने बताया कि दूसरी लहर के दौरान इसी तरह की खोली गई 3 नई साइट्स में से कुरुबरहल्ली शमशान सबसे बड़ा था, जहां एक बार में 41 चिताएं जलाई जा सकती हैं. यहां बीबीएमपी के 30 से ज्यादा संविदा कर्मियों को तैनात किया गया. उन्होंने कहा कि जैसे ही जून में बेंगलुरु में कोविड के मामले घटना शुरू हुए, तब कुछ ही शवों को शमशान घाट लाया गया. बुधवार को एक ही शव था. इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने इन अस्थायी साइट को बंद करने का फैसला किया. देश में कोरोना के मामले 48,000 से नीचे चले गए हैं, जिसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा है. लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने डॉक्टरों और सरकार को चिंता में डाल दिया है. देश में डेल्टा वेरिएंट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. देश में अभी तक कुल 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों को केंद्र ने चिट्ठी लिखते हुए सावधानी बरतने के लिए आगाह किया है. किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है. किसानों से सरकार बातचीत नहीं कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है. हम लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें. 9 जुलाई को चलेगी वो शामली से. 9 जुलाई को रास्ते में रुकेगी वो बागपत में, और वहां से फिर 10 तारीख को सिंगू बॉर्डर जाएगी. तो उसमें 2 जिलों के लोग रहेंगे. ट्रैक्टर से वो यात्रा जाएगी शामली और बागपत के. एक यात्रा और चलेगी जो चौथी यात्रा होगी, क्योंकि वह तीसरी होगी, अगले वाले चौथी जो यात्रा होगी वो यात्रा चलेगी बिजनौर से. उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग रहेंगे. वह 24 जुलाई को चलेगी, 25 जुलाई को यहाँ पे पहुंच जाएगी. वो इस बॉर्डर पर आएगी. तो ये 2 यात्रा अगले महीने रहेगी. और गांव सब जगह मीटिंगें चल रही. से बात यहाँ की सरकार, अब पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं बात करना चाहते. और जो बातचीत होती है तो उस पर कोई हल निकलता नहीं है. हाँ, निकलता नहीं, मानती नहीं सरकार. उनका जो बिजनेसमैन है उनका ज्यादा ध्यान रखे हैं, जो बड़े कंपनियां हैं उनका ध्यान ज्यादा रखे हैं, किसानों का कम रखे हैं. तो आप क्या करेंगे? हम तो आंदोलन करेंगे. हाँ, यहाँ बैठे हुए हैं,
अब सरकार सुन नहीं रही है, आंदोलन 7 महीने करते हो गया बेचारा। हो जाएगा, कोई ज्यादा थोड़ा हुआ 7 महीने का। हाँ हुआएंगे, विरोधी करेंगे, लड्डू बांटेंगे। और सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, वोट सही दे दियो। हम कह रही है कि खराब पार्टी है, इसको वोट नहीं देना, ये कहेंगे। किसको वोट देना है? हमें नहीं पता किसको देना वोट, हमें इसका ना दो, किसी को ही दे दो। कोई पार्टी अगर बोलती है कि हमें ये हम अपनी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तो उसके बारे में ना हम किसी की नहीं करने के, हम क्या किसी के वकील हैं। तो आपका राजनीति से कोई मतलब ना कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, बात होनी चाहिए उनसे भी, बहुत दिन से बात नहीं हुई। वहाँ की भी जो समस्याएं हैं, वहाँ के पैकेज काटे गए हैं वहाँ के, तो वहाँ के किसानों को भी नुकसान हो रहा है। राज्य का दर्जा बन गया, उनको पैकेज उनको दिए जाए, उससे वहाँ बिजली में, इसमें कई चीजों में उनको राहत मिले, एमएसपी का लाभ वहाँ के किसान को भी मिले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वकीलों के आचरण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब कोई भी वकील जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। ये नए नियम सोशल मीडिया पर वकीलों द्वारा जारी बयानों के बाद लागू किए गए हैं, जिसमें कई वकीलों ने जजों के आचरण की तीखी आलोचना की थी। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया कि कोई भी वकील नेशनल या स्टेट बार एसोसिएशन का अपमान या उसके अधिकारियों के खिलाफ नहीं जाएगा। जो किसी भी कोर्ट या फिर जज या न्यायपालिका के किसी सदस्य के खिलाफ या स्टेट बार काउंसिल या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ हो, बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इस तरह के किसी भी आचरण को दुर्व्यवहार माना जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। हालांकि इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ। इन धमाकों पर रक्षा विशेषज्ञ शिवली देशपांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये वाकई में बहुत शॉकिंग न्यूज है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में के अंदर 2 ब्लास्ट हुए। आज सुबह सुबह ये ब्लास्ट हुए हैं और एक ड्रोन अटैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान काफी महीनों से शांत बैठा है, क्योंकि सीजफायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये जो अटैक हुआ है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन हमें ये देखना, ये मद्देनजर में रखना चाहिए कि वहां पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया है नरवाल में, और उसके पास से 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। हाल ही में कुछ छोटी मोटी छुटपुट हरकतें भी हो रही हैं वैली में, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे चिनार कोर के कमांडर इन्होंने बोला था 200 आतंकवादी ये करंटली ऑपरेटिव हैं वैली में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं वैली में, और वो इन्हें जरूर मार गिराएंगे। लेकिन इस प्रकार का एक टेरर अटैक ये है या ये नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये टेरर अटैक के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि जांच जो हो रही है वो जांच बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर की हो रही है, और इस तरह के जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत सिक्योरिटी वाला एयरपोर्ट है। इसके और एफओ स्टेशन उसे मैन करती है, इसके अंदर ये ब्लास्ट होना मतलब ये शायद एक बड़े हादसे की खतरे की घंटी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये बहुत ज्यादा सजग हैं। हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी वो लद्दाख जाने वाले हैं, और उसी के आसपास के दिनों में ये ब्लास्ट होना, ये पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत एक गंदी चाल है, और अगर ये ड्रोन अटैक है पाकिस्तान की तरफ से तो इसका जवाब तो ये। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार 5 साल रही लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। आप भी सुनिए संजय राउत ने और क्या कुछ कहा।
आपके पास 5 साल सूत्र थी इस राज्य के, सूत्रधार थे आप। आज केंद्र में भी आप ही है। यहाँ का जो धनगर समाज है, आपने 2014 में कहा था जब आप अपोजिशन में थे, ये समाज को भी हम आरक्षण दे देंगे, हमारे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर करेंगे, लेकिन 5 साल निकल गए। आज भी वो समाज अपने मांग लेकर संघर्ष कर रहा है। देखिए, सत्ता में कोई हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये राज्य हमारा है, सबका है, आप सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, तो सबने मिलकर इस सामाजिक समता के विषय को। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि विपक्ष के नेताओं ने खुद वैक्सीन चोरी से लगवाई और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने मन की बात को लेकर कहा कि पीएम मोदी भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। जिन लोगों की जो मानसिकता है वो वही चीज दर्शाते हैं और ये व्यक्ति तो रिपीटेडली वही दर्शा रहे हैं, तो कुछ अचंभा नहीं है मेरे को। हर देशवासी को वैक्सीन मिले, इसके लिए राहुल गांधी की अनुमति नहीं चाहिए। इस देश के नागरिकों ने प्रधानमंत्री को चुनकर भेजा है और ऐसा सेवक जो कि दिन रात जनता की सेवा में कार्यरत है और जिनको प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं, राहुल गांधी के परिवार में प्रधानमंत्री होते होंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं और उसी रूप में काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर इन्हीं लोगों ने सबसे पहले भ्रम फैलाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप चुपचाप चोरी छुपे वैक्सीन ली और लोगों को अपनी फोटो तक नहीं दिखाई। इन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया और लगातार वैक्सीन पर एक शातिर जो है घटिया राजनीति करते रहे। लेकिन अब सच्चाई लोगों के बीच आ चुकी है। लोगों को पता है कि भारतीयों ने बहुत अव्वल दर्जे की वैक्सीन, ये लोग लोगों से जनता द्वारा रिजेक्टेड लोग हैं। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ यही कहना है कि वैक्सीन, देश में ऑक्सीजन, ये सब ऐसी जरूरतें थी जिससे पूरा देश जूझ रहा था। जहां पर राज्य सरकारें अपने हिस्से का काम नहीं पूरी तरीके से कर पा रही थी, केंद्र सरकार लगातार उस काम में लगी हुई थी। और इस प्रकार की चीजें करना, वो भी ऐसे मौके पर जब देश में एपिडेमिक फैला है, शोभा नहीं देता। मगर जो लोग अशोभनीय काम के लिए जाने जाते हैं, उनको क्या सिखाते। अयोध्या में रामलला मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि खरीद में कई पार्टियों के नेताओं ने घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने पूछा कि जिनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, वे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। इसके अलावा डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने अयोध्या पर पीएम की बैठक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अयोध्या हमेशा से भारत की आध्यात्मिक नगरी रही है और बल्कि मैं कहूं तो यह आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और निश्चित तौर पर जो हमारी वहां की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। और हर भारतीय ये राम के साथ जुड़ा ही है, चाहे वो किसी पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो। तो राम की नगरी में जाकर हर एक को ये लगे कि मैं अपने ही घर में आया हूं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा ही। आरोप लगाने वाले कौन है, इससे मंतव्य स्पष्ट होता है। ये वो लोग हैं जो पहले दिन से ही राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा बाबरी ढांचे के पैरोकार रहे हैं। और केवल बाहर नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोशिश की कि वो जजमेंट न दे सके, उनको टलवाने की कोशिश की। तीसरी बात, ये वो लोग हैं जिनके स्वयं के दामन किस प्रकार के हैं। घोटालों में इनका पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ फंसा हुआ है। हमारे डीएनए में घोटाला है ही नहीं। हमने इकट्ठा नहीं किया है राशि, लोगों ने आगे बढ़कर निधि समर्पण किया है। और इसलिए किसी के मन में यदि लगता है, एक व्यक्ति ने बड़ी बेहुदी भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था मैं कोर्ट में जाऊंगा, आज तक हम इंतजार कर रहे हैं। यदि किसी को लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से केवल और केवल बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो रहे, क्योंकि समाज को विश्वास है 50 करोड़ लोगों ने अपना सहयोग दिया है, 16 करोड़ परिवारों ने सहयोग दिया है।
इसलिए मैं समझता हूं किसी तरह की घोटाले का प्रश्न ही नहीं है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप नायर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, वायरस है, वायरस का एक क्वालिटी होती है कि वो रूप बदलता रहता है, म्यूटेट करता रहता है। इसी तरह ये म्यूटेट बदलता रह रहा है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो अपने आप को चेंज करेगा और हमारे को जिस रूप से आएगा वो हो सकता है कि ज़्यादा विरुलेंट हो। उसी में से एक रूप जो है वो डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएंट्स थे, जब ब्रिटिश का था, ब्राज़ील का था, फिर इंडियन वेरिएंट जो डेल्टा है, इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट अब देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। 3 स्पेशलिटीज़ इसकी क्वालिटीज़ देखी गई हैं। एक वो कि ज़्यादा जल्दी फैलता है, दूसरा वो लंग के अंदर जाके जल्दी उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, और तीसरी जो बात है कि उसको कहते हैं कि हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हमारी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट या जितनी कारगर ना हो। तो ये जो अब आ रहा है और जितना ज़्यादा रूप ऐसा धारण कर रहा है, तो एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है। ये बात ये है कि हमारी वैक्सीन जो है वो काफ़ी जल्दी लाई गई है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम पूरा 10 साल 5 साल के लिए ट्रायल करें और फिर वैक्सीन लाएं। अभी तक बच्चों में नहीं दी जा रही थी क्योंकि उसमें ट्रायल नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो सेफ नहीं है, बट क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ तो दे नहीं सकते। अब वो ट्रायल शुरू कर रहे हैं, यंगर चिल्ड्रन में करेंगे, 12 से 18 है, फिर 12 से कम भी करेंगे, सारी वैक्सीन के साथ है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे है। और अभी हमारे यहाँ भी जैसे ट्रायल शुरू हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो वैक्सीन सफल होती है और हमें लगता है कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है बच्चों में, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा तरीका है जिससे हम इससे बच सकते। इंपॉर्टेंट बात कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है, क्योंकि टेस्टिंग जो है वही बताएगा कि पेशेंट को कोविड है कि नहीं है। देयर आर सो मेनी सिम्टम जो एक तरह से ओवरलैप करते हैं कि कोविड है, नहीं है, कोविड है तो उसके लिए क्या दवाई देनी है, कुछ का वेरिएंट है। सो कोविड की टेस्टिंग को कम नहीं करना चाहिए। और कोविड अगर ये मत सोचे कि अभी आजकल केसेस कम हैं तो हम ढील पड़ जाएं, हमें उतने एग्रेसिवली होना चाहिए। कोई भी अगर सिम्टम्स के साथ आए पेशेंट तो डेफिनेटली देखना चाहिए। टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।